हम देख रहे थे विकिरण। विकिरण का क्या अर्थ था आपका कि किसी भी वस्तु को यदि हम गर्म करते हैं तो उससे जो विकिरण उत्सर्जित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। कोई भी वस्तु हो आपका जिसमें ऊष्मा, हम जिसको भी गर्म करते हैं ऊष्मा का क्या होता है, विकिरण के रूप में स्थानांतरण होता है। तो इसी से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे आपका ऊष्माप्राय। ऊष्माप्राय वो किसे कहेंगे, इसका अर्थ है कि ऐसी वस्तु जो क्या करे, अपने में से ऊष्मा को जाने दे, वो क्या कहलाएगा, ऊष्माप्राय। दूसरा है आपका ऊष्मा अप्राय। ऊष्मा अप्राय मतलब जो क्या कर ले, जैसे कोई वस्तु है उस पर ऊष्मीय विकिरण आपतित हो रही है, उस स्थिति में वो क्या करे, वो वस्तु उस ऊष्मा का अवशोषण कर ले, उसको अपने में समाहित कर ले, आगे न जाने दे। ये आपका क्या कहलाएगा, ऊष्मा अप्राय कहलाएगा। उसी प्रकार विकिरक, ऐसी वस्तु जो अपने में से ऊष्मा का क्या करती है, उत्सर्जन करती है, वो आपका क्या कहलाएगा, विकिरक। अवशोषक, अवशोषक किसे कहेंगे, नाम से ही है, जो अवशोषित कर ले, ऐसी वस्तु जो उस पर आपतित ऊष्मीय विकिरण को क्या कर ले, अवशोषित कर ले, वो आपका क्या कहलाएगा, अवशोषक कहलाएगा। परावर्तक, परावर्तक किसे कहेंगे, इसमें ऊष्मीय विकिरण को जो क्या कर दे, यदि उस वस्तु पर आपतित हो रही है उसको परावर्तित कर दे, वापस भेज दे, है ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, परावर्तक। तो ये आपकी कुछ परिभाषाएं थी, है ना। इससे संबंधित अब आगे देखते हैं कृष्णिका। कृष्णिका, कृष्णिका या इसी को कहते हैं ब्लैक बॉडी। इसी को क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। तो कृष्णिका क्या है, ऐसी वस्तु जो अपने पर आपतित ऊष्मीय विकिरण, संपूर्ण ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित कर ले। किसी भी ऊष्मीय विकिरण का परावर्तन या अन्य किसी माध्यम से, पारगमन के माध्यम से क्षय ना हो, ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं हम, कृष्णिका या ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो ब्लैक बॉडी मतलब आपका समझ में आ गया कि ऐसी वस्तु जो क्या करे, अपने में आपतित संपूर्ण ऊष्मीय विकिरण को क्या कर ले, अवशोषित कर ले। तो ऐसा व्यवहार में तो संभव नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ, कोई भी वस्तु ले, आप कितने भी अच्छा हो, अच्छा अवशोषक हो, क्या करता है, कुछ ना कुछ भाग का परावर्तन या पारगमन होता है। तो व्यवहार में तो संभव नहीं है, लेकिन प्रायोगिक कार्यों के लिए दीप काजल को कृष्णिका मान लिया जाता है, ब्लैक बॉडी मान लेते हैं। दीप काजल, जो दिए से काजल बनाते हैं, उसको हम मान लेते हैं कि वो कृष्णिका है। तो वो क्या करता है, अपने पर आपतित सारे जो ऊष्मीय विकिरण है उसको क्या कर लेता है, अपने में समाहित कर लेता है। और ये भी है, एक कृष्णिका का यह गुण भी है कि वो एक अच्छा अवशोषक तो है ही, एक अच्छा उत्सर्जक भी है। मतलब यदि कम ताप पर ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित कर रहा है तो अधिक ताप पर क्या करेगा, उसी ऊष्मीय, जिसको अवशोषित किया है उसी ऊष्मीय विकिरण को क्या कर देगा, उत्सर्जित करेगा। तो एक कृष्णिका की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अच्छा अवशोषक भी है, अच्छा उत्सर्जक भी है। तो ये क्या कहलाता है, आपका ब्लैक बॉडी या कृष्णिका कहते हैं। इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे उत्सर्जन क्षमता। आपका पॉइंट है उत्सर्जन क्षमता। उत्सर्जन क्षमता किसे कहेंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल से
प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊष्मीय विकिरण की मात्रा क्या कहलाती है? आपकी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। क्या है परिभाषा उत्सर्जन क्षमता की? प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊष्मीय विकिरण की मात्रा आपकी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। उत्सर्जन क्षमता को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं तो इसका सूत्र हो जाएगा E = Q/80। ये है उत्सर्जन क्षमता। E को कहते हैं उत्सर्जन क्षमता। तो ये है उत्सर्जन क्षमता। उत्सर्जन क्षमता E = Q/A/T, जहाँ Q क्या है? ऊष्मीय विकिरण की मात्रा है। ठीक, तो ये आपका क्या कहलाएगा? उत्सर्जन क्षमता। इसी अनुसार से आपका दूसरी परिभाषा है उत्सर्जकता। आपका दूसरा क्या है? उत्सर्जकता। दूसरा है आपका उत्सर्जकता किसे कहेंगे? जैसे किसी वस्तु पर ऊष्मीय विकिरण आपतित होती है तो वो क्या करता है? ऊष्मीय विकिरण को अपने में अवशोषित कर लेता है ना? तो ये तो किसी वस्तु के लिए होगा। ब्लैक बॉडी की बात करें तो वो भी क्या करेगा? ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित करेगा। किसकी कौन ज्यादा अच्छे से अवशोषित कर सकता है? ब्लैक बॉडी या कृष्णिका। ठीक है, तो हम दोनों की तुलना कर सकते हैं। तो यदि कोई वस्तु है ना जिसकी उत्सर्जकता आपका ऊष्मीय विकिरण की उसने अवशोषित किया है ना, या आपका यहाँ Q क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है, और ब्लैक बॉडी का जो Q उत्सर्जन की मात्रा क्या है? Q है। तो उस स्थिति में उत्सर्जकता बराबर आपका हो जाएगा, इसको एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन = आपका हो जाएगा Q/Q। एप्सिलॉन = आपका क्या हो गया? Q/Q। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल q क्या है? किसकी उत्सर्जन की मात्रा है? आपका किसी अन्य, जिसका हमको ज्ञात करना है ना, किसी अन्य वस्तु। और कैपिटल Q क्या है? आपका कृष्णिका। तो दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? हम उत्सर्जकता कहते हैं। या दूसरे एक और परिभाषा लें तो एप्सिलॉन = होता है स्मॉल e/E, जहां पर E आपका है यहाँ पर स्मॉल e वस्तु की उत्सर्जन क्षमता, वस्तु की उत्सर्जन क्षमता, और कैपिटल E है आपका, कैपिटल E है कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता। तो परिभाषा के रूप में क्या हो जाएगा? परिभाषा के रूप में क्या बनेगा? उत्सर्जकता किसे कहते हैं? किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता तथा कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के अनुपात को क्या कहते हैं? उत्सर्जकता कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका उत्सर्जकता। उसी प्रकार एक अन्य परिभाषा है अवशोषण क्षमता। अगला है आपका अवशोषण क्षमता।
तीसरा है आपका अवशोषण क्षमता। अभी हम क्या देखें, उत्सर्जन क्षमता है ना, अब ये है आपका अवशोषण क्षमता। नाम से ही पता चल रहा है अवशोषण, जिसमें क्या है, अवशोषण करने की क्षमता वस्तु में। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, अवशोषण क्षमता की परिभाषा, यदि किसी वस्तु पर ऊष्मीय विकिरण आपतित हो रही है ना, तो उस स्थिति में उसके द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा की मात्रा और उस पर आपतित ऊष्मा की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं, अवशोषण क्षमता कहते हैं। किसके किसके अनुपात को, उस वस्तु द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा और उस पर जितना आपतित हुआ है उसकी मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं हम, अवशोषण क्षमता कहते हैं। इसको हम इस ए से प्रदर्शित करते हैं, एब्जॉर्प्शन ए बराबर आपका Q स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q, जहां स्मॉल q क्या है आपका वस्तु द्वारा अवशोषित ऊष्मा और कैपिटल Q क्या है आपका उस पर आपतित ऊष्मा। यहां पर लिख सकते हैं Q अवशोषित ऊष्मा की मात्रा और कैपिटल Q आपका है आपतित ऊष्मा की मात्रा। ये है आपका, तो ये है आपका अवशोषण क्षमता की परिभाषा। इसी प्रकार अगली परिभाषा है आपका परावर्तन क्षमता। अगला परावर्तन क्षमता। परावर्तन क्षमता किसे कहेंगे, इसी प्रकार का ही परिभाषा बनेगा आपका, जैसे अवशोषण क्षमता का क्या था, अवशोषित ऊष्मा और आपतित ऊष्मा के अनुपात को क्या कहते हैं, अवशोषण क्षमता कहते हैं। तो आपका परावर्तन क्षमता किसे कहेंगे, उस वस्तु पर यदि कोई ऊष्मीय विकिरण आपतित हो रही है ना, तो उसके उस वस्तु द्वारा परावर्तित ऊष्मीय विकिरण और उस पर आपतित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा के अनुपात को क्या कहेंगे, परावर्तन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तन क्षमता की क्या परिभाषा हो गई, परावर्तित ऊष्मा की मात्रा और आपतित ऊष्मा की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं, परावर्तन क्षमता कहते हैं। तो इसको अगर शब्दों में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, परावर्तन क्षमता बराबर परावर्तित ऊष्मा की मात्रा आपतित ऊष्मा की मात्रा। ये हो गया सब। अगला है आपका पारगमन क्षमता। अगला परिभाषा किसका है, पारगमन क्षमता। पारगमन क्षमता मतलब हम अपने में से ऊष्मीय विकिरण को जाने देना है ना, तो ये उसकी क्या कहलाएगी, पारगमन क्षमता। तो पारगमन क्षमता इसी दो के अनुसार से उसकी भी परिभाषा क्या बन जाएगी, क्या है, पारगमन क्षमता। पारगमन क्षमता किसे कहेंगे, अब जैसे दो की परिभाषा थी है ना, उसी प्रकार इसका भी बन जाएगा, वस्तु द्वारा पारगमित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा बटा
आपतित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पारगमन क्षमता कहते हैं। यदि परिभाषा के रूप में, सूत्र के रूप में लिखें तो पारगमन क्षमता बराबर पारगमित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा बटा आपतित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा। तो ये हो गया आपका सूत्र के रूप में। तो इस प्रकार यदि हम किसी वस्तु पर ऊष्मीय विकिरण आपतित करते हैं तो किस किस रूप में वो खर्च हो सकती है वो ऊष्मीय विकिरण? कुछ भाग क्या हो सकता है? कुछ भाग का क्या हो सकता है? उस आपका परावर्तन हो सकता है, कुछ भाग का क्या हो सकता है? अवशोषण हो सकता है, और कुछ भाग का क्या हो सकता है? पारगमन हो सकता है। पूरा तो अवशोषित करेगा नहीं कोई वस्तु, है ना। एक बार ब्लैक बॉडी भी क्या होता है, व्यवहार में तो ऐसा संभव नहीं है, 97% रहता है कि वो पूरा का पूरा अवशोषित करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ भाग वो भी उत्सर्जित करता है या परावर्तित कर देता है। तो इस स्थिति में क्या है आपका, जो किसी वस्तु पर ऊष्मीय विकिरण आपतित हो रही है वो किस किस रूप में गई? एक तो कुछ भाग क्या हो गया? परावर्तित हो गई, कुछ भाग का अवशोषण हो गया, और कुछ भाग क्या हो गई? पारगमित हो गए। तो ऊष्मीय विकिरण की जो मात्रा, माना कि ऊष्मीय विकिरण की मात्रा Q आपतित हो रही है। वस्तु द्वारा अवशोषित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा QA तथा परावर्तित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा QR पारगमित ऊष्मा की मात्रा QT हो तो आपका आपतित ऊष्मा कितना है? Q है। आपतित ऊष्मा कितनी हुई? Q। तो Q किसके बराबर होगा आपका? Q किसके बराबर हुआ? आपतित ऊष्मा Q, कुछ भाग क्या हो गया? अवशोषित हुई, तो QA प्लस QR प्लस QT, मतलब जो आपतित हो रही है वस्तु पर ऊष्मा वो 3 रूप में खर्च हो रही है ना। कुछ भाग का अवशोषण हो रहा है, कुछ भाग का परावर्तन हो रहा है, और कुछ भाग का पारगमन हो रहा है। यदि हम दोनों तरफ समीकरण को Q से भाग देते तो क्या हो जाएगा? Q से भाग देने पर क्या होगा?
यहाँ बटा क्यू आ जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल टू यहाँ क्यू ए अपान क्यू ए अपान क्यू प्लस क्यू आर अपान क्यू प्लस क्यू टी अपान क्यू। इस रूप में आ गया आपका समीकरण। यहाँ पर आपका 1 इक्वल टू क्यू ए अपान क्यू प्लस क्यू आर अपान क्यू प्लस क्यू टी अपान क्यू आया, है ना। तो यहाँ पर क्यू ए क्या है? अवशोषित ऊष्मीय मात्रा है, ऊष्मीय विकिरण की मात्रा। क्यू क्या था आपका? आपतित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा। उसी प्रकार ये दोनों का अनुपात है क्यू ए अपान क्यू, मतलब ये किसका सूत्र बन गया आपका? ये सभी किसके सूत्र बन गए हैं? अवशोषण क्षमता का सूत्र बनाइए। अवशोषण क्षमता की परिभाषा क्या थी? वस्तु द्वारा अवशोषित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा और आपतित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा के अनुपात को अवशोषण क्षमता कहते हैं। तो ये उसी सूत्र के रूप में आ गया। तो ये क्या हो गया? अवशोषण क्षमता। ये किसका सूत्र बन गया आपका? ये क्या है आपका? परावर्तित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा और ये आपतित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है आपका? परावर्तन क्षमता। परावर्तन क्षमता। पारगमित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा ए आपतित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? पारगमन क्षमता। तो ये हो गया आपका पारगमन क्षमता। तो इस रूप में आ गया। तो इससे क्या बन गया? क्या रिलेशन बन गया? इन तीनों अवशोषण क्षमता, परावर्तन क्षमता और पारगमन क्षमता का योग किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये आ गया आपका शाब्दिक रूप में। आगे है आपका स्टीफन का नियम। अगला है आपका स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम, स्टीफन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाली जो ऊष्मीय विकिरण है और ताप के बीच संबंध बताया। किसके किसके बीच? जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो हो रहा है, उसके जो ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा और परम ताप की, परम ताप और उसमें क्या संबंध है? मतलब ताप के साथ जो ऊष्मीय विकिरण की मात्रा में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के क्या हो गए? अनुक्रमानुपाती हो गए। तो यह संबंध किसने बताया था? स्टीफन ने बताया था। तो उन्हीं के नाम के अनुसार क्या कहा जाता है? स्टीफन का नियम कहते हैं। तो स्टीफन के नियम के अनुसार क्या है आपका? किसी कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाली ऊष्मीय विकिरण की मात्रा या ऊष्मीय ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होगा? ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सूत्र के रूप में लिखें तो आपका क्या हो जाएगा? E अनुक्रमानुपाती T की घात 4, जहां T आपका क्या है? T क्या हो गया आपका? परम ताप कहलाता है। मतलब आपका ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती हुई? परम ताप के चतुर्थ
घात के अनुक्रमानुपाती। यही क्या है आपका स्टीफन का नियम है। तो ये किसमें संबंध बता रहा है? ऊर्जा और ताप के मध्य संबंध बता रहा है। यदि इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो आपका एक नियतांक लगाओगे, तो यहाँ पर नियतांक लगेगा सिग्मा T की पावर 4। ये है स्टीफन का इक्वेशन। ये आपका क्या कहलाता है? स्टीफन का इक्वेशन। E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4, जहां पर सिग्मा जो है वो आपका स्टीफन कांस्टेंट कहलाता है या स्टीफन नियतांक कहलाता है। यहाँ पर सिग्मा स्टीफन नियतांक कहलाता है। ये क्या है? आपका सिग्मा स्टीफन नियतांक है। तो ये आपकी पद्धति पे निर्भर करेगी सिग्मा का मान क्या है। जैसे आपका एसआई पद्धति में देखें, एसआई पद्धति में तो सिग्मा का मान होता है 5.73 गुणित 10 के घात 8 जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन की पावर 4। ये है आपका स्टीफन नियतांक का मान, है ना। कौन सी पद्धति में? आपका एसआई पद्धति में। कितना होता है? 5.73 गुणित 10 की घात 8 जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन 4, है ना। तो ये है आपका सिग्मा का मान। आगे बोल्ट्जमैन नामक जो वैज्ञानिक थे, ये तो स्टीफन ने बताया कि ताप और ऊर्जा के मध्य क्या संबंध है। आगे जो बोल्ट्जमैन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऊष्मागतिकी के नियमों को लेते हुए इस नियम को प्रूफ किया, सिद्ध किया, और कुछ एक अन्य समीकरण बना जिसको इन दोनों के नाम से स्टीफन ने इसको लागू किया था। सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्टीफन ने। और उसको प्रूफ किसने किया? बोल्ट्जमैन ने। तो दोनों को मिलाकर बना स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन। तो उनके अनुसार आपका समीकरण बना स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन। स्टीफन समीकरण। तो इनके अनुसार ये था, यदि T परम ताप वाली कृष्णिका को एक अन्य कृष्णिका को अन्य कृष्णिका जिसका परमताप T0 है, उसके संपर्क में रखा जाए। जिसका परमताप T0 है के संपर्क में रखा गया है। रखें तो ऊर्जा क्षय की दर E बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा T की पावर 4
माइनस T0 की पावर 4। तो ये है आपका समीकरण E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ये आपका क्या कहलाता है? स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन कहलाता है। यही क्या कहलाता है? यह स्टीफन बोल्ट्जमैन समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आपका E बराबर क्या आ गया? E बराबर क्या आया? सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। तो आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन क्या कहा गया? यदि हम क्या करते हैं, T परम ताप वाली कोई कृष्णिका है, उसको किसके संपर्क में ले आए? T0 उससे कम ताप वाली एक अन्य कृष्णिका के संपर्क में ले आए तो क्या होने लगेगा? ऊष्मा का स्थानांतरण होगा अधिक ताप से कम ताप की ओर। तो ये इस स्थिति में क्या होने लगेगा? ऊष्मीय विकिरण का क्षय होने लगेगा। तो यह क्षय की दर E इक्वल टू आपका क्या आया? सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ठीक, तो ये आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन। आगे है आपका किरचॉफ का नियम। आगे है आपका किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया। उसके अनुसार ये था कि प्रत्येक ताप पर किसी वस्तु द्वारा जो उत्सर्जन क्षमता है और जो अवशोषण क्षमता, इन दोनों का अनुपात प्रत्येक, जैसे आपका एक तरंगदैर्घ्य ले लें, उसके लिए जो उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का जो अनुपात है वो दूसरे तरंगदैर्घ्य के जो तरंगदैर्घ्य है उसके लिए भी दोनों का अनुपात क्या होगा? हमेशा समान रहेगा, दोनों का अनुपात। तो इसके अनुसार ये नियम क्या बना आपका? प्रत्येक ताप पर किसी वस्तु के द्वारा जो उत्सर्जन क्षमता और उसी तरंगदैर्घ्य के लिए अवशोषण क्षमता के अनुपात प्रत्येक वस्तु के लिए क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रत्येक वस्तु के लिए क्या हो गया आपका? बराबर हो गया। और ये किसके बराबर होता है आपका? उसी तरंगदैर्घ्य के लिए, कृष्णिका के लिए उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। तो आपका सूत्र क्या बन गया? E लैम्डा अपान A लैम्डा इक्वल टू E लैम्डा, है ना? जहां E लैम्डा आपका क्या है? वस्तु की उत्सर्जन क्षमता, A लैम्डा वस्तु की अवशोषण क्षमता, ठीक। तो ये आपका E लैम्डा वस्तु के लिए उत्सर्जन क्षमता और A लैम्डा अवशोषण क्षमता, इन दोनों का अनुपात प्रत्येक वस्तु के लिए क्या होगा? एक समान होता है। तो इस सूत्र से क्या पता चलता है आपका? यदि इन दोनों का अनुपात हमेशा बराबर होता है तो यदि कोई वस्तु अच्छा उत्सर्जक है तो वो क्या होगा? अच्छा अवशोषक भी होगा। यदि बुरा उत्सर्जक है तो बुरा अवशोषक होगा। इन दोनों का अनुपात हमेशा एक समान बना रहता है। तो ये है आपका किरचॉफ का नियम। इससे संबंधित कुछ उदाहरण भी है आपका, जैसे फ्रॉनहोफर रेखाएं, जो आपका सूर्य से आने वाला जो स्पेक्ट्रम है उसमें क्या दिखाई देता है?
सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है पृथ्वी तक, अगर उसका स्पेक्ट्रम लें तो उसमें हमें काली काली रेखाएं दिखती हैं उस स्पेक्ट्रम में। उन्हीं काली रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। तो फ्रॉनहोफर रेखाएं होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे आपका सूर्य है, उसका बीच का टेम्परेचर सबसे हाई होता है, क्रोट का, फिर प्रकाश मंडल है, फिर वर्णमंडल है। तो प्रकाश मंडल जो है उसका जो टेम्परेचर है सबसे अधिक है। तो वहां पर क्या है, कोई भी यदि तत्व होगा वो क्या करेगा, क्या करेगा, ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन करेगा। उसके बाद क्या है, वर्णमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें भी हैं, तो वो क्या करती हैं, वहां का ताप प्रकाश मंडल के मनिस्बल क्या है, कम है। तो वो कुछ जिन ऊष्मीय विकिरण का वो उत्सर्जन कर सकती थी अधिक ताप पर, उन ऊष्मीय विकिरण का या उस तरंगदैर्घ्य का क्या करती हैं, कम ताप पर अवशोषण करती हैं। जिसके कारण अवशोषण हो गया तो उस जगह क्या हो जाएगा, जहां अवशोषण हो रहा है वहां क्या हो जाएगा, काली काली रेखाएं दिखाई देंगी। तो ये इसी के कारण होता है। दूसरा, जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपके पास मान लीजिए एक काली वस्तु है, एक चमकीली वस्तु है। काली वस्तु को आप धूप में रख दिए, दोनों को बराबर ताप पर आपने क्या कर दिया, बहुत अधिक देर तक धूप में रखा है। एक आपकी काली वस्तु और दूसरी क्या है आपके पास, चमकीली वस्तु। अब उसको अंधेरे कमरे में ले आओ, तो अंधेरे कमरे में क्या होगा, कौन सा चमकीला दिखेगा, काली वस्तु कि चमकीली वस्तु? काली वस्तु अधिक चमकीली दिखेगी कि चमकीली वस्तु अधिक चमकीली दिखेगी? काली वस्तु अधिक चमकीली दिखेगी। इसका कारण क्या है, अभी हमने क्या बताया, जो अच्छा उत्सर्जक है वही अच्छा अवशोषक भी है। तो बाहर के ताप में क्या है, काली वस्तु, काला जो रंग है वो क्या करता है, प्रकाश का या ऊष्मा का अधिक से अधिक क्या करता है, ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित करता है। तो जब वो धूप में था क्या किया, ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित किया, और जब हम अंधेरे में ले आए तो उसी जो ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित किया है उसका क्या करने लगेगा, उत्सर्जन करने लगेगा, जिसके कारण वो चमकीली प्रतीत होगी। किसके मनिस्बल, आपकी चमकीली वस्तु के। तो काली वस्तु अधिक चमकीली दिखाई देगी। तो एक चाफ नियम के कुछ उदाहरण हैं जो हम दैनिक जीवन में अपन देखते हैं। आज के यहीं तक।